हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। आज हमारा पांचवा नहीं छठवां लेक्चर है ना। आज हमारा छठवां लेक्चर है और आज हम अपना ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हमारा पहले चैप्टर का जैसा नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की कि फ्लावर्स कैसे होते हैं, फिर उनका वो गेमीट कैसे बनते हैं। फिर हमने उसके बारे में देखा कि दोनों का जब फ्यूज़न होता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में इसके पहले लेक्चर में सारी हमने पढ़ चुकी है। ठीक है। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो सारे लेक्चर्स देखिए। और आज आपका ये चैप्टर क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है। आज आपका चैप्टर का जो लास्ट कुछ टॉपिक रह गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले जो प्रीवियस के जो हमने कल क्लासेस पढ़ी थी, जैसा कि हम डेली करते हैं कि प्रीवियस क्लासेस के कुछ चीज़ों को हम रिकैप करते हैं ताकि हमारा फ्लो बन जाए। उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमारी कल प्रीवियस क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था पोलन एंड पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, याद है कल का क्लास? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पोलन है जब स्टिग्मा पर लैंड करता है तो उनके बीच में जो केमिकल डायलॉग का जो सीन चल रहा था वो हमारा कहलाता था पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। मतलब कि जब वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो इस स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगी, रिकॉग्नाइज करके वो पहचानेगी कि उसके स्पीशी का है कि नहीं है, वो उसके अंदर मतलब वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है कि अगर वो सेम फ्लावर का तो नहीं है। तो ये सब सारे टेस्ट उसके लेगी। उसके बाद उसको पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने की परमिशन मिलेगी, एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस हुई थी जब क्या हुआ था, मेटिंग हुआ था। ठीक है, हमने डबल फर्टिलाइजेशन भी कल पढ़ा था। ठीक है, हमने डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा था कि पहले एक बार एक से मेटिंग होगी, उसके वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, सिनेगैमी फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, पहली प्रोसेस जब मेल गैमेट कितने बनते थे, 2 बनते थे। पहला वाला मेल गैमेट जब एक के साथ फ्यूज़ किया तो हुआ हमारा सिनेगैमी। उसके बाद दूसरा मेल गैमेट बचा, उसने बोला मेरा क्या, तो उसको पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ किया था। ठीक है, तो उसमें आपका हुआ था ट्रिपल फ्यूज़न और सिनगैमी, और आपका सिनगैमी प्लस आपका ट्रिपल फ्यूज़न मिला करके हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कल की क्लास में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इस चैप्टर का एक फेवरेट टॉपिक है। हमेशा ये पूछा ही जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन है तो ये तो पता है कि हाँ एक बार सिनगैमी होना है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन होना है, बट किस सेल के साथ कौन फ्यूज़ करता है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो कल हमने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और हमने डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अब ओव्यूल का होगा क्या। फेट ऑफ ओव्यूल मतलब कि ये फेट है, फेफ नहीं है। फेट ऑफ ओव्यूल का मतलब है कि ओव्यूल का होगा क्या। ठीक है, भविष्य बोल सकते हो कि ओव्यूल का फिर आगे चल के होगा क्या। जब ओव्यूल हमारा था ना, ओव्यूल की हमारी जो ऐसे स्ट्रक्चर थी, जो एम्ब्रियो सैक बन गया था, अंदर कुछ इस तरीके से था हमारा, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते थे। फिर इसका होगा क्या, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये सीड बन जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था सीड की स्ट्रक्चर कि कैसे होता है। जब वो एक के साथ फर्टिलाइज किया, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज किया था, उसके बाद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई थी, ये जाइगोट बन गया था, और ये पूरी सेल तुम्हारी क्या बन गई थी, प्राइमरी इंडोस्पर्म बन गई थी। याद है, ये वही सब डिजनरेट हो जाती है और ये बन गया था हमारा जाइगोट, और ये हमारी बन गई थी PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये बन गया था। ये हमारा कैसा होता है, ये होता है हमारा 3N, क्योंकि ये हमारी जो पोलर न्यूक्लियाई होती है वो 2N होती है, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं।
तो ये हमारा जब एक मेल गैमेट आकर के इससे फ्यूज होता है तो ये कैसा बन जाता है, 3n बन जाता है। और यहाँ पर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी थी। उसके बाद जाइगोट हमारा मेन है, ठीक है। जाइगोट एक राजा की तरह हमने इसको माना था कि इसके डेवलपमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि जाइगोट से ही हमारा जो फर्टिलाइजेशन का जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिलने वाला था। तो फिर जाइगोट की न्यूट्रिशन का काम कौन करता था, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस करता था। ये अपनी सेल्स को इसको खिला देगा और इसको ग्रो कराएगा, और यही ग्रो करके लास्ट में आपका सीड बन जाता है। सीड के अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है आपका सीड कोट, और अंदर की तरफ आपका प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, ठीक है, जो हमने एम्ब्रियो के बारे में भी लास्ट में पढ़ा था। तो ये है आपकी कल की क्लास, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इंट्रैक्शन, फिर ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, और फिर उसके बाद वो सीड होता कैसा है, वो होता ही क्या है, बस आगे ऊपर आपका क्या होता है, सीड कोट होता है, जिसे आप बीज कहते हो ना। जो आप जब एक बीज को लेते हो और आपके ऊपर का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको लगता है वही बीज है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, मेन पार्ट, ठीक है। ये जो आपके अंदर ये था ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये आपका मेन होता है, इसी से आपका प्लांट जर्मिनेट करता है, ठीक है। सीड कोट क्या होता है, सीड कोट का काम सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है। जब जो हम बाहरी वाला चीज़ सीड का देख रहे होते हैं वो सीड का कोट होता है। वो क्या करेगा, वो जब ब्रस्ट होगा, जब सीड जर्मिनेशन के समय आपने देखा होगा कि जो भी आपकी सीड होती है वो फट जाती है और उसके अंदर से एक प्लांट निकलता है, ठीक है। तो प्लांट जो आपका होता है वो कहाँ से निकलता है, वो आपके एम्ब्रियो से निकलता है। कल हमने यहाँ तक की बात की थी। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं ये जो आपका एम्ब्रियो होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। आपके एम्ब्रियो में मतलब जैसे कि कल मैंने बोला था कि जो हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टेज देख रहे थे, एक आपका पहले उसने क्या बनाया था, ग्लोब्यूलर स्टेज बनाया था, फिर आपका हार्ट शेप बनाया था, और लास्ट में कुछ मैच्योर एम्ब्रियो, कुछ हमारा मैच्योर एम्ब्रियो कैसा था हमारा, एक हार्ट शेप का बनते बनते फिर कुछ इस तरीके से हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बन गया था, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो हमने कल बात की थी वो कौन सा एम्ब्रियो था, वो डाइकॉट एम्ब्रियो था। तो मैंने आपसे बोला था कि इस सब के बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो वो कितने होते हैं, दो, एक आपका डाइकॉट एम्ब्रियो और एक आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की कल की क्लास में। कल की क्लास में हमने एक मैच्योर एम्ब्रियो को बनते हुए देखा था। आज हम थोड़ा तेज बात किए क्योंकि हम कल इसको बहुत ही आराम से एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में आपको अच्छे से छोटी छोटी बात भी समझाई जाएगी। ये सिर्फ एक रिकैप था इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट था, ओके। चलो अब आगे देखेंगे। आगे आज की क्लास में हम जो एम्ब्रियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियो जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक आपका डाइकॉट, एक आपका मोनोकॉट। अब ये क्या होता है, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो आपके वो एम्ब्रियो होते हैं जो आपका जिसके पास दो कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। कोटिलिडॉन्स क्या होते हैं, कोटिलिडॉन्स में अगर जैसे कि आपको मैं डेली लाइफ की बात करूं कि जो आपकी पल्सेस होती है, ग्राम होती है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक डिवीज़न पाया जाता है ना। अगर मैं एक चने का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बना लूं, क्या ही बन रहा है ये, ठीक है। आप कुछ हार्ट शेप टाइप का होता है ना चना, कुछ नीचे से फिर ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अगर ये बना लो तो आप देखते हो कि बीच में इक्वल सा डिवीज़न प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। अगर आप इसको तोड़ोगे, चने को कभी तोड़ा गया तो इसमें से देखोगे कि ये इसमें दो इक्वल पार्ट बढ़ जाते हैं कि नहीं। तो जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दो कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, टू कोटिलिडॉन्स, इसकी हिंदी होती है ना बीज पत्र। पत्र मतलब एक तरीके का समझ लो, एक ऐसे कुछ है, दो चीज़ें अब ये इक्वल दो भागों में बट जा रही हैं तो इसमें दो पत्र पाए जा रहे हैं, दो कोटिलिडॉन्स पाए जा रहे हैं। इसीलिए दो को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, और कॉट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोटिलिडॉन्स, यानी कि जिसमें दो बीज पत्र पाए जाएंगे, दो कोटिलिडॉन्स पाए जाएंगे, वो हमारे एम्ब्रियो क्या कहलाएंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो कहलाएंगे।
जो आपकी पल्सेस होती हैं, ग्राम्स होते हैं, बीन्स होती हैं, ये सब आपकी जो भी मतलब कर सकते हो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली, वो जो आपकी पल्सेस वाली फैमिली होती है ना, वो आपकी क्या कहलाती है? डाइकॉट कहलाती है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स में आपके हायर प्लांट्स में आ जाएंगे। ठीक है, मोनोकॉट क्या होता है? मोनोकॉट में जो आपका एम्ब्रियो होता है वो सिंगल कॉटिलेडॉन का होता है। जैसे इसमें डबल कॉटिलेडॉन पाए जा रहे हैं ना, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक सिंगल कॉटिलेडॉन्स पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ एक सिंगल कॉटिलेडॉन पाया जा रहा है, इसलिए मोनो। ठीक है, मोनोकॉटिलेडॉन्स, यानी एक कॉटिलेडॉन जिसमें पाया जाएगा वो आपका कहलाएगा मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट। बात समझ में आई? अभी और हम डिटेल में बात करेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये टर्म क्या होती है, क्या होता है डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट एक एम्ब्रियो के टाइप हैं। ठीक है, एम्ब्रियो के टाइप है कि जिन प्लांट्स के फ्रूट में जो कॉटिलेडॉन्स है वो 2 पाया जाएंगे। अब उसको पहचानने का तरीका सिंपल है कि जो भी आपका पार्ट है, ग्राम है या कोई दाल है, कोई बीन्स है, उसको जब भी आप तोड़ोगे तो वो इक्वली पार्ट में टूट जाते हैं। तो ये पहचानने का जो आपका तरीका है वो ईजी है। ठीक है, वो आप डेली लाइफ में देखते रहते हो तो आप पहचान सकते हो कि कौन सा प्लांट जो होता है वो डाइकॉट होता है और कौन सा प्लांट जो होता है वो मोनोकॉट होता है। वैसे मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे जो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे डाइकॉट प्लांट ही होते हैं, और मोनोकॉट प्लांट्स में हमारी कुछ ग्रासेस आती हैं, लोअर प्लांट्स आते हैं। ठीक है, जो लोअर स्पीशी के प्लांट होते हैं वो हमारे मोनोकॉट में आते हैं। ठीक है, जिनमें ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कह सकते हो, ज़्यादा प्रोटीन वगैरह थोड़ा कम होगा उसकी अपेक्षा में। ठीक है, जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं इसमें भर भर के खूब सारी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, खूब सारी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, और यही कॉटिलेडॉन का क्या काम होता है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको आगे देखेंगे। अभी ये बात समझ में आई कि डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम जो अभी हमने डाइकॉट मोनोकॉट स्टार्ट किया है उसको अच्छे से समझ लेते हैं अलग से स्लाइड पे। ठीक है, तो डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट जो होते हैं, डाइकॉट प्लांट, उसके लिए पहले एक सीड बना लेते हैं। ठीक है, एक सीड में क्या होता है, हमारा ओव्यूल ही क्या बनता था, हमारा ओव्यूल ही सीड बनता है। ठीक है, तो ओव्यूल में क्या होता है, ऐसे हमारा ओव्यूल होता है और ऊपर से मैंने 2 सीड कोड बना दिए थे ऐसे। ठीक है, ये हमारा सीड कोड बना दिया था, ये बनाया था ना, अंदर वाले को टेगमेन नाम दिया था और ऊपर वाले को टेस्टा नाम दिया था। बाहर वाले के ज़्यादा टेस्ट होते हैं, है ना, ऐसा कुछ नाम दिया था कल हमने। जब एक मैच्योर एम्ब्रियो का हमने स्ट्रक्चर लास्ट में जो बनाया था वो कुछ इस तरह से था। ये आपकी क्या है, ये आपकी सीड है। क्या है आपकी? एक सीड है। सीड में क्या होता है, सीड में अंदर की साइड पे एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो क्या होता था, जाइगोट जब डेवलप कर जाता था तो वो किस फॉर्म में बन जाता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में बन जाता है। और जब इस सीड को आप प्लांट करोगे, ठीक है, आप प्लांट करोगे तो वो सीड जो जर्मिनेट करेगी, जर्मिनेट में क्या होता है, ये जो सीड कोट होता है वो डिस्ट्रॉय मतलब फट जाता है। ठीक है, ब्रस्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट था वही आपकी प्लांट को जर्मिनेट करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था हमारे डाइकॉट एम्ब्रियो का। ये हमारा क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो है। डाइकॉट एम्ब्रियो में बस सिंपल सा इतना याद रखना है कि जिस एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे वो प्लांट हमारा डाइकॉट प्लांट कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट का कुछ स्ट्रक्चर अगर हम अलग से बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये एक कॉटिलेडॉन हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपका ये कुछ अजीब ही बन रहा है, 1 मिनट रुक जाए। ठीक है, एक ये हो जाएगा और आपका ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, ये आपका एक कोटिलीडॉन और ये आपका दूसरा वाला कोटिलीडॉन। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है आपके डाइकॉट कोटिलीडॉन एम्ब्रियो का। ठीक है, ये आपका क्या है, नीचे आपका प्रेजेंट होता है नीचे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल। और आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इपिकोटाइल। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है आपका इपिकोटाइल, और इसके जो बाद वाला पार्ट होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और आपके ये जो दो दिख रहे हैं ये आपके हैं कोटिलीडॉन्स। कोटिलीडॉन्स, ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डाइकॉट एम्ब्रियो में। डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, बेसिकली उसके पास दो कोटिलीडॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उस एम्ब्रियो को हम डाइकॉट एम्ब्रियो कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब डाइकॉट एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से ही क्या होना है, आपके प्लांट का जर्मिनेशन होना है। हम जो ये चैप्टर में बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो तो यही है ना कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो ये जो प्लांट है वो प्लांट का पूरा जो स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ, तो उसका पूरा मकसद तो यही था कि उसको अपनी ही स्पीशी का दूसरा प्लांट भी बनाना है, रिप्रोड्यूस करना है, यही तो बात था ना। तो जो आपका सीड है ना वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, सीड और फ्रूट जो है वो आपका प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट से आगे उसी स्पीशी का प्लांट डेवलप करेगा। इतना तो बात आपको पता ही है कि सीड से प्लांट जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो सीड हमने बना लिया, लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट था रिप्रोडक्शन का वो हमने बना लिया। उसके बाद उसमें से न्यू प्लांट कैसे बनेगा इसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, कि कितने टाइप के एम्ब्रियो होंगे और उनसे कैसे हमारे प्लांट जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जब बात समझ में आई हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो डाइकॉट एम्ब्रियो है, हाँ मैंने बहुत फाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, एनसीईआरटी में आपका गिवन है। मेरा आपको ये समझाना है मेरे को कि यहाँ पर जो आपका कोटिलीडॉन है वो आपका दो प्रेजेंट रहने वाला है। मुझे स्ट्रक्चर का नाम समझाना है। ठीक है, फिगर तो आप लोग वैसे भी माहिर हो गए बायोलॉजी के हो तो। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे दो कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, कोटिलीडॉन के ऊपर ये वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इपिकोटाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। उसके बाद जो नीचे वाला, उसके बाद का जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, कोटाइल वही कोटिलीडॉन्स। ठीक है, बस स्ट्रक्चर का नेम दिया है, ऊपर वाले का इपी, ऊपर वाले को बोलते हैं इपी और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपो। हाइपो मतलब नीचे। ठीक है, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल, ये जगह के हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया नाम में, एक का इपिकोटाइल और एक का हाइपोकोटाइल। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो प्लूम्यूल वाला स्ट्रक्चर है, प्लूम्यूल क्या करेगा, आपकी शूट को ग्रोथ करवाता है। अब ये शूट क्या होता है, शूट का मतलब होता है आपकी स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट, ये सब जो ऊपर वाला प्लांट का पार्ट होता है उसको ग्रोथ करवाने का जो काम होता है वो करता है आपका प्लूम्यूल वाला पार्ट। कौन वाला पार्ट, प्लूम्यूल वाला पार्ट। याद रखेंगे, प्लूम्यूल आपका क्या करता है, आपकी शूट, ठीक है, शूट एपेक्स की क्या करवाएगा, ग्रोथ। ठीक है, इसी वाले पार्ट से आपका क्या बनेगा, इसी वाले पार्ट से आपका जो प्लांट का पूरा ऊपर का पार्ट है वो बनेगा। जैसे ही सीड जर्मिनेट हुआ, सबसे पहले क्या आती है, रूट्स आती हैं ना। रूट्स आकर के पहले वो नीचे अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बाद फिर ऊपर की पत्तियां, लीफ निकलती है, उसके बाद प्लांट हमारा बड़ा होता है। ठीक है, तो जो आपका जो रेडिकल वाला पार्ट है, आर से रेडिकल, आर से रूट। ठीक है, ये आपका जो रेडिकल वाला पार्ट है इससे आपकी रूट्स जर्मिनेट करती हैं। ठीक है, जैसे ही आपका
इम्ब्रियो सीड का जर्मिनेशन होता है तो इम्ब्रियो में सबसे पहले जो जर्मिनेट करता है वो क्या करता है, रूट करता है। सीड फटा, सीड कोट ऊपर का जो है वो सीड कोट जब फट गया तो उसके अंदर जो पहले निकलेगा नीचे से वो क्या डेवलप करने लगेगा, ग्रोथ जिसकी होगी वो होती है रूट। ठीक है, रेडिकल के नीचे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, टोपी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम रूट कैप। ठीक है, रूट कैप होता है जिससे जो क्या काम करता है, जो काम करता है प्रोटेक्शन का। जब प्लांट छोटे होते हैं तो उनको भी नीड होती है कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो उस समय इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो सब सारी परिस्थितियों का सामना कर पाएँ। तो प्लांट में भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, अब उसको अंदर जाना है, ठीक है, अंदर फैलना है, तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन का काम भी होना चाहिए, जो रूट के प्रोटेक्शन का काम करता है रूट कैप। ठीक है, बात समझ भाई। अब नीचे जा रहा है तो नीचे के लिए भाई इसको कुछ प्रोटेक्शन की नीड होती है, तो नेचर भी ये ध्यान रखती है कि जिसको जहाँ पर ज़रूरत नीड होती है वो वहाँ पर उसको अवेलेबल कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ डाइकॉट कॉटिलिडॉन का या फिर डाइकॉट प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है वो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक सीड में सिर्फ बेसिकली आपका एक बच जाता है, जो आपका एम्ब्रियो ही बच जाता है और ऊपर से सीड को बच जाता है, बाकी सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मोस्टली डाइकॉट प्लांट में, मैं सारे प्लांट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, कैसे ये होता है इसके बारे में भी देखेंगे। जो आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, ये जब आपका जो डाइकॉट ये जब हमारा स्ट्रक्चर था उसके पहले क्या करता था, उसके पहले का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे टेढ़ा हो गया, एक मिनट, इसके पहले का स्ट्रक्चर एक बार बनाएंगे कि कैसे कैसे ट्रांजिशन हो रहा है वो आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे आपका ये था स्ट्रक्चर, अंदर वाला जो ओव्यूल वाला पार्ट था, एम्ब्रियो सैक बना था, एम्ब्रियो सैक बनने के बाद उसमें पूरा फर्टिलाइजेशन वाला काम हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट बन गया था और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया था, इतना बना था। ठीक है, तो वो वाला स्ट्रक्चर एक बार हम बनाते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पर आपका बन गया था जाइगोट, ठीक है, और आपका ये वाला पार्ट बन गया था पूरा का पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर बन गया था पूरा सेल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी सेल को ये खा करके ये जो हमारा जाइगोट वाला पार्ट है वो डेवलप किया था, आपको कुछ याद हो तो। ठीक है, पहले सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट था जिसको ये नहीं खाते हैं सर जी, हमने कल इस पे बात किया था ना। जाइगोट यहाँ पे जब सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है तो उसको नहीं खाते हैं, बोलते हैं हमें कुछ और अच्छा बना करके दो, तो ये क्या करता है पूरा सेल को डिवाइड कर करके पूरी एक प्रॉपर सेल बनाता है, तब जा करके जाइगोट इससे न्यूट्रिशन लेता है और खुद डेवलप करता है। जब आपका जाइगोट डेवलप करेगा तो आपका बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, जब जाइगोट डेवलप करेगा तो जाइगोट जो फॉर्म हो जाएगा वो फॉर्म हो जाएगा एम्ब्रियो में। तो आपकी जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी हो गई बट चलो ठीक है, ये जो आपकी बाहर वाली स्ट्रक्चर है ना वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आपके हार्ड स्ट्रक्चर में, आपके सीड कोट में, और आपका जो अंदर बचा रह जाएगा जाइगोट डेवलप हो करके वो आपका रह जाएगा कुछ इस तरीके से डेवलप करके आपका जाइगोट अंदर सिर्फ रह जाएगा। एक सीड के अंदर आपको सारा कुछ खत्म हो जाएगा, एक किसमें, डाइकॉट वाले में सब कुछ खत्म हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ सीड कोट और आपका अंदर डाइकॉट एम्ब्रियो। तो ऐसे एम्ब्रियो जो सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म कर देते हैं, ये आपका एंडोस्पर्म ही था, ये आपका क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलो या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बोल लो, ये पूरा का पूरा ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं जाइगोट को। ठीक है, ये जाइगोट को न्यूट्रिशन देते हैं, तो जाइगोट अगर ये पूरी की पूरी प्राइमरी जो एंडोस्पर्म है इसको पूरा खा करके मस्त पूरा ख़त्म कर देता है, तो ऐसे एम्ब्रियो को बोलते हैं या फिर ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, जब पूरा जाइगोट ऐसे डेवलप कर जाएगा तो ऐसे सीड को बोलते हैं
नॉन, ठीक है, नॉन, ये कम, थिकनेस कम भी नहीं हुआ है और सेलेक्ट भी दूसरा है, क्या हो रहा है भाई। बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्म सीड्स, ठीक है, नॉन एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या फिर प्लांट बोल सकते हो, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ऐसा आपको पूछा जाता है कि बताइए ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। सीड ही पूछ सकता है कि नॉन एल्ब्यूमिनस, उसका मीन्स है कि ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को खा खा के पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है। जब आपका जो फ्रूट बनेगा उसमें आपका कोई भी एंडोस्पर्म का पार्ट उसमें नहीं रह जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा खा करके ये पूरा जाइगोट डेवलप करेगा। ये कौन सा एम्ब्रियो है आपका, ये आपका एम्ब्रियो बन जाएगा डाइकॉट, ठीक है, कौन सा, डाइकॉट एम्ब्रियो बन जाएगा। जाइगोट जब डेवलप होता है तो इसका नाम एम्ब्रियो हो जाता है। हमने कल भी बात की थी, एम्ब्रियो कौन वाला एम्ब्रियो ऐसा होगा जो कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म वाला पार्ट खत्म कर देगा अपने न्यूट्रिशन में, तो ऐसे पार्ट को बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके सीड में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। और देख रहे हो खूब मोटा हो गया है ना ये खा खा कर उसको। अब ये जब इतना ज़्यादा मोटा हो गया तो अपने जो इसके दो कोटिलिडॉन्स हैं ना, ठीक है, ये जो इसके दो कोटिलिडॉन्स वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी में पूरा का पूरा ये जो एनर्जी है ये पूरा स्टोर कर लेता है। और जब प्लांट जर्मिनेट करता है तो इसी एनर्जी के साथ पूरा उसको प्लांट में दिया जाता है कि तुम ग्रो करो, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस वाला पार्ट में आपके दो कोटिलिडॉन्स होते हैं और इन कोटिलिडॉन्स में भरी होती है खूब सारी पावर, खूब सारी एनर्जी जो कि प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करने वाली है आगे। बात समझ में आई, क्या बात कहा हमने। हम बात कर रहे हैं अभी आपको ये समझा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एम्ब्रियो हो, ठीक है, ऐसा एम्ब्रियो हो जो कि अपने डेवलपमेंट में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज़ कर ले, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ख़त्म कर ले, तो ऐसे को बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इसका जो एग्जांपल्स होते हैं, अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लें तो जैसे कि हमने बात किया था हमारे चने ग्राम्स हो गए, हमारी पी हो गई, ठीक है, मटर को भी अगर आप जब छिलोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में बट जाती है, ठीक है, आपकी बीन्स हो गई, ठीक है, आपकी पल्सेस हो गई, जितनी भी आपकी पल्सेस हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं, डाइकॉट होती हैं। इनमें इन चना मटर दाल इन सब में आपका एंडोस्पर्म थोड़ा सा भी नहीं बच जाता है, सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, ठीक है, रह जाता है तो सिर्फ डाइकॉट एम्ब्रियो, जिससे कोटिलिडॉन्स में ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, जो कि प्लांट डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे। ये हो गया आपका डाइकॉट वाला पार्ट। डाइकॉट वाले पार्ट में आपको इतना याद रखना है कि डाइकॉट प्लांट्स में दो कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। डाइकॉट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या करेगा, आपका शूट एपेक्स की ग्रोथ कराएगा, आपकी जो लीफ होती है, ठीक है, आपकी जो लीफ होती है, आपकी ब्रांचेस होती हैं, आपकी स्टेम होती हैं, ये सब वाला पार्ट कौन ग्रोथ करवाएगा, आपका प्लूम्यूल वाला पार्ट करवाएगा। और रेडिकल से आपकी क्या जर्मिनेट होंगी, रेडिकल से आपकी रूट जर्मिनेट होंगी। उसके बाद आपका जो कोटिलिडॉन वाला पार्ट है वो आपकी ढेर सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। बात समझ में आई, चलो ठीक है, अभी डाइकॉट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। डाइकॉट प्लांट जो वैसे प्लांट होते हैं जो कि सारा का सारा एंडोस्पर्म चट कर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं अपनी ग्रोथ में, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। और इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके चना मटर के, जो भी चीज़ आपके ध्यान में आ जाए जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएगी, जिसके दो कोटिलिडॉन्स होंगे वो आपके कहलाएंगे डाइकॉट प्लांट्स।
बात समझ में आया डाइकॉट प्लांट्स क्या होता है? चलो अब मोनोकॉट प्लांट्स में आ जाते हैं। मोनोकॉट प्लांट में क्या है? मोनोकॉट प्लांट में आपका, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट या फिर मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात अगर हम करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक ही कोटिलीडॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ही कोटिलीडॉन जिस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो आपके कहलाते हैं मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। ये आपका, ये मान लो ये आपका हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की मैंने, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो आपके बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ऐसे जा करके यहाँ पर पूरा ऐसे ख़त्म हुआ है, ये एक एक्सिस जैसा पार्ट दिख रहा है और इसके साइड साइड में 2 कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है। ये जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये आप इसी में आपका ये सब वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, या आपका प्यूम्यूल वाला पार्ट, आपका रेडिकल वाला पार्ट इसी एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बीच में आपका एक्सिस होता है, एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट से आपकी शूट निकलेगी जिसको बोलते हैं प्यूम्यूल, नीचे वाले पार्ट पे आपकी रूट निकलेगी जिसको बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। और साइड साइड में आपके 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये कोटिलीडॉन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इपिकोटाइल, और जो आपका नीचे वाला बाकी का पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसकी नेमिंग है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो भी पूछता है। चलो आगे देखेंगे। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो में ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, वो तो बहुत खिचड़ी पक गया था उस वाले स्ट्रक्चर में। ये आपका जो बीच वाला एक्सिस हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, इसमें भी वही काम होगा। ऊपर वाला क्या होगा? प्लूम्यूल होगा, और नीचे वाला आपका होगा रेडिकल, ठीक है, नीचे वाला आपका होगा रेडिकल, ठीक है। और नीचे प्रेजेंट होगी एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे रूट कैप, ठीक है, रूट कैप। और आपका यहाँ पर जो दूसरा वाला कोटिलीडॉन है ना, उसमें बहुत, जैसे उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा 2 स्ट्रक्चर था, एक इधर साइड एक इधर साइड, इसमें बहुत छोटू सा एक बस हल्का सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इपीब्लास्ट। बहुत बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा नेग्लिजिबल सा पार्ट होता है जो दूसरा कोटिलीडॉन है उसका वाला पार्ट, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है जिसको हम इतना नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। और एक साइड होता है आपका बड़ा वाला पार्ट जो आपका जो बड़ा कोटिलीडॉन होता है, ठीक है, ये आपका बड़ा कोटिलीडॉन होता है, इसका नाम होता है इपीब्लास्ट, ठीक है। और इसका नाम आपको बोलते हैं, उसमें आपका कोटिलीडॉन्स को कोटिलीडॉन्स ही बोला जाता है, इसमें बोल देते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। ये बहुत मोटा हो रहा है यार, इसकी थिकनेस कम करते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है स्क्यूटेलम, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ एक सिंगल कोटिलीडॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर को हम मोनोकॉट एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। इसमें वही काम होगा, प्लूम्यूल दिया हुआ है, प्लूम्यूल में आपकी जो ग्रो करवाएगा वो करवाएगा आपका शूट, ठीक है। शूट वाले पार्ट में आपका क्या ग्रोथ होगा? वही आपका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, लीफ है, ब्रांचेस है, ठीक है, स्टेम्स है, ये सब जो ग्रो करता है वो आपका शूट वाला पार्ट करता है। और वो कहाँ से ग्रो होगा एम्ब्रियो में? प्लूम्यूल वाले पार्ट से। उसके बाद आपका रेडिकल है, रेडिकल में आपका क्या ग्रो करवाएगा? यहाँ से जर्मिनेट होगी आपकी रूट्स,
और रूट कैप वही आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपकी प्रोटेक्शन करेगा रूट वाले पार्ट को, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्क्यूटेलम क्या है, यही स्क्यूटेलम में आपकी ढेर सारी एनर्जी बची रहेगी, मतलब जैसे कि वो ग्रो कराते हैं किसी प्लांट को, जैसे उसमें 2 कोटिलेडॉन प्रेजेंट थे, उसमें तो भर भर के एनर्जी थी, इसके पास सिर्फ एक ही है, इसलिए ये वाले प्लांट जो होते हैं वो लोअर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं आपके राइस को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। राइस जो राइस का सीड होता है वो कैसा होता है, उसको तोड़ सकते हो नहीं ना। और आपका जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपका वीट है। वीट देखने में ऊपर से लगता है कि वो डाइकॉट जैसा स्ट्रक्चर है, बट वो डाइकॉट नहीं होता है, मोनोकॉट होता है। उसको जब तोड़ोगे तो आप इक्वल पार्ट में, पीछे वाले से वो पूरी लाइनिंग नहीं बनी होती है, ठीक है। डाइकॉट वाले स्ट्रक्चर में जो डिवीज़न हो रहा है वो ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक सीड में होना चाहिए। वीट में सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में होता है, नीचे पूरा का पूरा ऐसे डिवीज़न नहीं होता है। वीट भी हमारा किस में आता है, वीट भी हमारा आता है इसी में, मोनोकॉट्स में। और आपका आता है मेज़ का मतलब वो भुट्टा वाला पार्ट होता है ना, जो इसको और भी कुछ बोलते हैं, ठीक है। जो येलो वाली शीट होती है वो मेज़ जो होता है, वो जो भुट्टा होता है ग्रीन वाला पार्ट का, उसको भी वो भी हमारा किस में आता है, वो भी हमारा मोनोकॉट स्ट्रक्चर में आता है। मोनोकॉट हमारे जो होती है वो ग्रासेस की फैमिली होती है, ठीक है। जो ग्रासेस वाली जो हमारी प्लांट्स होते हैं वो हमारे आते हैं मोनोकॉट्स में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मोनोकॉट्स में 2 और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम होता है कोलियोप्टाइल और एक का नाम होता है कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। राइजा भी आपकी रूट की ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है एक, ठीक है। रूट का ही क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसको ग्रो कराने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन करता है और इसकी ग्रोइंग में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप नहीं है ना, इनके पास 2 कोटिलेडॉन्स नहीं प्रेजेंट है ना, इसलिए इनके पास एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो सीड होते हैं, जैसे कि हमने बात किया था डाइकॉट प्लांट्स में, कि डाइकॉट प्लांट्स में सारा का सारा एंडोस्पर्म जो हो जाता है वो एम्ब्रियो को मैच्योर करने के लिए ख़त्म हो जाता है। डाइकॉट प्लांट्स में हमने बात की थी कि जो हमारा एंडोस्पर्म होता है जो कि जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो डेवलपमेंट में पूरा का पूरा ये जो एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। बट मोनोकॉट प्लांट में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट प्लांट में एंडोस्पर्म बच जाता है। देख वो कहाँ स्टोर करेगा, उसके पास तो एक सिंगल कोटिलेडॉन ही था, उसको वो डेवलप किया, लेकिन इतना डेवलप करने में उसका एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट है वो कुछ बचा रह जाता है, वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ख़त्म नहीं कर पाता है, ठीक है। मोनोकॉट का जो जाइगोट होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके पास 2 कोटिलेडॉन्स नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता है। उसके पास सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट है, इसलिए उसमें कुछ एंडोस्पर्म वाला पार्ट रह जाता है, ठीक है। ये एंडोस्पर्म कुछ बचा रह जाता है, इसलिए इसके सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड, इसकी सीड जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, एल्ब्यूमिनस सीड के, ठीक है। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और ये क्या होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइगोट के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक, उसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट में जाइगोट के ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो एंडोस्पर्म है वो कुछ बचा रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं, यानी कि इसमें कुछ जो एंडोस्पर्म होता है वो लेफ्ट रह जाता है, वो कुछ बचा रह जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं और मोनोकॉट प्लांट्स क्या होते हैं। डाइकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट प्लांट्स में डिफ्रेंशिएट करने का भी मैंने बहुत इजी सा तरीका बताया कि जो भी सीड्स अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं तो वो कहलाएंगी आपके डाइकॉट्स प्लांट्स, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स में जो आपकी जैसे आपका
पल्सेस हैं उसको अगर आप तोड़ोगे तो वो 2 भाग में बट सकती हैं, बीज हो सकता है, पीस हो सकता है, बट आपके जो राइस होते हैं क्या वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे? ठीक है, नहीं होते हैं। वीट भी उसका प्रॉपर डिवीज़न नहीं होता है। तो ये ऐसे प्लांट्स जो कि डिवाइड नहीं हो पाएंगे 2 भाग में इक्वली, वो प्लांट्स बोल रही हूँ। ऐसे सीड्स जो इक्वली भाग में डिवाइड नहीं हो पाएंगे वो कहलाएंगे आपके मोनोकॉट, और जो हो जाएंगे वो कहलाएंगे डाइकॉट। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे सीड उनका ग्रोथ करता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा एक सीड कोट। सीड कोट जब ब्रस्ट होगा तो उसके अंदर से निकलेंगे प्लांट्स। प्लांट्स कैसे बनेंगे? प्लांट्स के जो एम्ब्रियो का जो नीचे वाला पार्ट होगा जिसको हम रेडिकल बोलेंगे, वहाँ से हमारी रूट पहले जर्मिनेट करेगी। रूट को ग्रोथ हो जाने के बाद प्रॉपरली उसके बाद हमारे प्लूम्यूल वाले पार्ट से हमारा शूट और लीफ, शूट वाला पार्ट ग्रो करेगा। शूट से आपकी लीफ बनेगी, ब्रांचेस बनेगी, फिर आपके जो ऊपर के जो पूरे पार्ट होंगे वो आपका डेवलप करेगा प्लूम्यूल वाले पार्ट से। बात समझ में आई यहाँ तक सारी की सारी? और ये आपका था एम्ब्रियोनल एक्सिस, जैसे कि उसमें था एम्ब्रायोनल एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर आपका जो हमारा पहला टॉपिक था सीड वाला वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सीड में कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, सारा का सारा एम्ब्रियो हो गया। हाँ, सीड वाला टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले थे। एम्ब्रियो के बारे में पढ़ने वाले थे। एम्ब्रियो में क्या, एम्ब्रियो एक तरीके से सीडी हुआ। ठीक है, अगर इसके ऊपर सीड कोट लगा दो और अंदर एम्ब्रियो बना दो तो ये क्या बन गया? सीड। तो जो आपका सीड वाला पार्ट था वो आपका सीड वाला सारा पार्ट जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका सीड जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है फ्रूट। तो फ्रूट के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, फ्रूट। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो आपकी ओवरी का जो नीचे वाला पार्ट था ओवरी का, और उसके अंदर प्रेजेंट था ओव्यूल। ठीक है, कुछ बना लेते हैं, एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका था स्टिग्मा। कितनी बार पढ़ चुके हैं अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ये आपका था स्टाइल और ये आपकी थी ओवरी। ये आपका क्या है? ये आपका है पिस्टल, कार्पेल। ठीक है, गाइनोशियम। कितने सारे नाम है इसके और क्या क्या कब बोलते हैं वो भी सारा कुछ आपको पता है, कितनी बार पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपका? पिस्टल है। और पिस्टल में आपकी ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी हम बात करेंगे सिर्फ ओवरी वाले पार्ट पे। ठीक है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन में ही आपका स्टिग्मा और स्टाइल का काम होता है। इसके बाद जैसे ही मेल गैमीट और एग की मेटिंग हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद स्टिग्मा और स्टाइल का भी कोई काम नहीं है, वो भी खत्म हो जाएंगे। मेन आपका जो हमारा काम होगा वो हमारे होगा ओवरी वाले पार्ट से, और इसके अंदर जो प्रेजेंट था ओव्यूल उस वाले पार्ट से। ठीक है, ओव्यूल के बारे में हम सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले चुके हैं। सारा का सारा चीज़ इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये जो आपका ओव्यूल है वो पहले आपका कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, फिर एम्ब्रियो सैक में आपकी हुई फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट एग से मेट किया, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई से मेट किया, उसके बाद आपका बन गया जाइगोट। फिर इसी ओव्यूल में जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म आपस में न्यूट्रिशन लिए और डेवलप किए और कन्वर्ट हो गए सीड में। ठीक है, कन्वर्ट हो गए सीड में। तो आपकी जो ओव्यूल है, आपकी जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सीड में। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पर जान रहे हैं, लिख देते हैं ओव्यूल। चलो इसको अलग से एक स्लाइड में लिख लेंगे। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम्स सीड्स एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट। ठीक है, इस बात को हम लिख लेंगे बाद में आगे स्लाइड में। अभी जो बता रहे हैं वो देखते हैं।
शुरू से हम ये बात यहाँ पर करते आ रहे हैं कि जो गायनोशम वाला पार्ट है, ठीक है, जो फीमेल का जो पिस्टल होता है उसमें जो आपकी ओवरी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू ठीक है, कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये क्या हो रहा है? चलो हो गया। कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बात, ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे इसको। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपकी ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और आपकी जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। ये वाला बात हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सीड के बारे में, ओव्यूल के बारे में हम सारी जानकारी पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे आप ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, ओव्यूल को डेवलपमेंट आप देख रहे थे सीड बनने में, उसी के साथ, ठीक है, उसी के साथ आपकी ओवरी भी डेवलप हो रही थी फ्रूट में, ठीक है। जैसे जब एम्ब्रियो आपका डेवलप होगा, सीड बनेगा, तो उसके साथ ही साइमल्टेनियसली ही कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी जो ये ओवरी है वो कन्वर्ट होने लगती है फ्रूट में, ठीक है। आपके जो ऊपर वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके फ्रूट में और अंदर बन जाएगी सीड। तो इस तरीके से एक पूरा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमको मिल जाएगा। ओवरी बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम्स सीड, ठीक है। फ्रूट के जब आप काटोगे तो उसके अंदर आपको सीड मिलता है और उसी सीड से नेक्स्ट प्लांट की जर्मिनेशन होती है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इतना तो समझ में आ गया कि फ्रूट किससे बनने वाला है? फ्रूट बनने वाला है ओवरी से, ठीक है। फ्रूट बनने की जो प्रोसीजर है वो हमें नहीं देखनी है, हम इतना जान सकते हैं कि जैसे जैसे सीड बन रहा था वैसे ही वैसे कुछ केमिकल रिलीज हो रहे थे और वहाँ से यहाँ साथ ही साथ आपकी साइमल्टेनियसली फ्रूट की भी फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। अब हमें जानना है इसके आगे कि फ्रूट कितने टाइप के, फ्रूट के बारे में जानना है कि कैसे कैसे फ्रूट होंगे और इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रूट ओवरी से बनता है, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ये होगा आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ठीक है। अब ये वाला ट्रू फॉल्स तो है नहीं कि भाई ये वाला ट्रू कर दिया ये वाला फॉल्स कर दिया, मतलब ये फ्रूट है और ये फ्रूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉल्स फ्रूट भी फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट भी फ्रूट ही होते हैं। लेकिन जैसा कि हम एक कंडीशन बता चुके हैं कि जो आपकी ओवरी होती है वही फ्रूट बनाती है, ये आपका एक थ्योरम, एक थ्योरी बन चुकी है कि आपका जो ओवरी होगा वही किस में बनेगा? फ्रूट में बनेगा। ये जनरली मोस्टली प्लांट में ऐसा ही होता है। जो चीज़ ज़्यादा तौर पे होती है ना, जैसे जिसकी जो मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसी को हम एक बेसिक रूल बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसा ही चलेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें अलग भी हो रही हो, ठीक है। तो उसी तरीके से एक इंसिडेंट यहाँ पे भी होता है कि आपके जो ओवरी है अगर वो आपकी फ्रूट बनाती है, ठीक है, आपकी जो ओवरी है वो आपका फ्रूट बनाती है तो आपका वो कहलाता है ट्रू फ्रूट, ठीक है, ट्रू फ्रूट। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है, ये आपका कहलाएगा ट्रू फ्रूट और इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी बात है इस वाले फॉल्स फ्रूट में कि इसको फॉल्स फ्रूट क्यों बोल रहे हो भाई, ये ट्रू फ्रूट है, ठीक है, ये फॉल्स फ्रूट क्यों है? तो उसका रीज़न ये था कि इसने नियम का पालन नहीं किया। हमने नियम बनाया था कि फ्रूट बनेगा तो ओवरी से बनेगा। क्या किया था? हमने एक नियम बनाया था फ्रूट बनेगा तो ओवरी से बनेगा। इसने नियम की नाफरमानी करके कर लिया थैलेमस वाले पार्ट को भी इंक्लूड,
ठीक है। जब हम ओवरी वाला पार्ट, जब हम पिस्टल और जब हम पूरा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर होता है पेटल, यहाँ पे होता है सेपल, कली वाला पार्ट, और नीचे जो उस पर प्रेजेंट होती है ओवरी, जिस पर रखी होती है, जिस पर लैंड करती है ओवरी, वो वाला पार्ट होता है थैलेमस। अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा तो आपको ये बात पता होगी, अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है। जब हम एक फ्लावर का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि ओवरी जिस पर लैंड होती है, जिस बेस पर वो प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। अब जब ये फ्रूट यहाँ पर बनता है ना, जब ओवरी डेवलप करने लगती है ना फ्रूट में, तो वो क्या कर लेती है, वो कर लेती है एक गलती, वो कर लेती है थैलेमस को भी इंक्लूड अपने फ्रूट में। जब ये फ्रूट का डेवलपमेंट कर रहा होता है ओवरी, तो ये कर लेती है इंक्लूड थैलेमस को भी। ठीक है, थैलेमस को इंक्लूड करके ये बनाती है फ्रूट। ठीक है, थैलेमस को इंक्लूड कर लेती है फ्रूट वाले स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इसको एक सज़ा के तौर पर दिया गया कि तुमको हम फ्रूट नहीं कहेंगे, हम तुमको कहेंगे क्योंकि तुम फॉल्स फ्रूट हो। तुम इसलिए फॉल्स फ्रूट हो क्योंकि तुम ओवरी से नहीं बने हो, तुमने उस नियम को तोड़ दिया, तुमने अब थैलेमस को भी इंक्लूड कर लिया फ्रूट वाले स्ट्रक्चर में, इसलिए तुम कैसे हो, फॉल्स फ्रूट हो। तो फॉल्स फ्रूट की डेफिनेशन जो बन गई वो ये बन गई कि फ्रूट डेवलप अदर दैन ओवरी। ठीक है, फ्रूट डेवलप अदर दैन ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। अगर आपका फ्रूट ओवरी की जगह से कहीं और से डेवलप हुआ है, तो वो आपका ट्रू फ्रूट नहीं कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा फॉल्स फ्रूट। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हमने क्या बात की। हम फ्रूट की बात कर रहे थे, फ्रूट में आपका दो टाइप के फ्रूट आ गए, एक आपके ट्रू फ्रूट और एक आपके फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये किस पे हुआ, ये ओवरी के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसका ये नाम होता है। ट्रू फ्रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर फ्रूट आपकी ओवरी से डेवलप कर रहा है तो ऐसे फ्रूट को आप बोलोगे ट्रू फ्रूट। ठीक है, ट्रू फ्रूट में दुनिया भर के सारे फ्रूट आ जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि थैलेमस को भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने अपनी डेवलपमेंट में, इसलिए इनको हमने फॉल्स फ्रूट कह दिया, जिसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ट्रू फ्रूट में तो आप कुछ भी डाल दो, ठीक है, मैंगो, गवावा, ठीक है, ऑरेंजेस, जो भी आपका मन करे, जितने भी फ्रूट आते हैं डाल दो। इसके अलावा इसमें आपके आ जाते हैं आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। ठीक है, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके जो फ्रूट डेवलप हो गए हैं उसमें थैलेमस को भी इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए इस फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट आपको समझ में आ गया होगा कि सच्चा फल और झूठा फल क्या होता है। ठीक है, झूठा इसलिए क्योंकि इसने नियम का पालन नहीं किया। उसके बाद अब आ जाते हैं जो फ्रूट हम देखते हैं उस वाले पार्ट को। ठीक है, फ्रूट वाले में अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है फ्लैशी फ्रूट और एक आपका होता है ड्राई फ्रूट। ठीक है, एक होता है आपका फ्लैशी फ्रूट, एक होता है आपका ड्राई फ्रूट। ठीक है, जो आपकी ओवरी की जो वॉल होती है, ठीक है, ओवरी की वॉल अगर वो थिक है और जूसी है, इलेटेबल है, ठीक है, मतलब इलेटेबल तो ये भी होगा, इसमें आपकी वॉल जो पेरिकार्प है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए और जूसी होनी चाहिए। तो आपकी जो ये कहलाएगा वो कहलाएगा फ्लैशी, थिक होना चाहिए, फ्लैशी होना चाहिए, फ्लैशी भी बोल सकते हो, जूसी होना चाहिए। ठीक है, वो आपका कहलाएगा फ्लैशी फ्रूट। ठीक है,
जैसे कि आपका मैंगो हो गया, गवावा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कैसे हो जाएंगी, आपकी फ्लैशी फ्रूट हो जाएंगी। उसकी जो ओवरी की जो वॉल होती है कितनी थिक होती है। आप मैंगो खाते हो तो उसका पार्ट कैसा होता है, जो आप पार्ट खा रहे होते हैं वो फ्लैशी होता है ना, वो मोटा होता है, जो हम ईट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाएंगे, फ्लैशी फ्रूट कहलाएंगे। ऐसे फ्रूट जिनकी जो पेरिकार्प है वो बहुत ही थिन होती है और नॉन जूसी होगी। ठीक है, पेरिकार्प कैसी होगी, थिन होगी, पतली होगी और कैसी होगी, नॉन जूसी होगी, वो आपके कहलाएगा ड्राई फ्रूट। ठीक है, वो कहलाएगा आपका ड्राई फ्रूट। तो इस तरीके से फ्रूट में कुछ मतलब वो भी होते हैं, पार्ट होते हैं, कुछ कहलाते हैं आपके फ्लैशी फ्रूट, कुछ कहलाते हैं आपके ड्राई फ्रूट। ये सब आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि फ्लैशी फ्रूट क्या है, ड्राई फ्रूट क्या है। तो ये सब जान लेना चाहिए कि भाई क्यों इसको फ्लैशी बोले, क्यों ड्राई बोल रहे हैं, कैसा क्या होता है। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी की हर एक लाइन की हमें होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फ्लैशी फ्रूट है उसका जो आपका पेरिकार्प क्या होता है, ओवरी की जो वॉल होती है आउटर वाली, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। जो आपकी ओवरी की आउटर वॉल है वो आपकी कहलाती है पेरिकार्प। ये आपकी थिक भी हो सकती है और आपकी थिक होती है और आपकी जूसी होती है। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने मैंगो का, सबसे अच्छा अभी मैंगो का सीज़न भी चल रहा है। चलो पहले ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका मैंगो हो गया। मैंगो में जो आपका जो अंदर वाला पार्ट होता है, स्टोनी पार्ट, ठीक है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये इसके अंदर, यहाँ तक तो आप पहुँचते नहीं हो। ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये भी पेरिकार्प वाला ही, मतलब ये आपके बाहर वाले पार्ट में ही आएगा, ओवरी के वॉल वाले में ही आएगा। ये आपका जो बाहर का जो छिलका हो जाता है वो आपका हो जाता है पेरिकार्प। ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट को आप खाते हो, जो आपका फ्लैशी वाला येलो वाला जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक है, और आपका जो ये अंदर वाला जो गुठली आपकी होती है, जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इंडोकार्प। ठीक है, इंडोकार्प। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडो, ईपी, ये सब वर्ड बायोलॉजी में आते रहते हैं। इंडो जब भी आ जाए, इंडो, हाइपो, ये सब चीज़ें होती है अंदर वाली। जब भी ईपी का आ जाए, ईपी वाला पार्ट आ जाए, तो वो क्या होती है, बाहर वाली। ठीक है, ये आपका, ठीक है, पेरिकार्प में आ जाएगा आपका मीजोकार्प और आपका इंडोकार्प। मीजोकार्प भी कौन सा वाला पार्ट होता है, एडिबल वाला पार्ट। जो पार्ट आप खाते हो वो आप कौन सा वाला पार्ट खा रहे हो, आप मीजोकार्प खा रहे हो। ठीक है, मैंगो में जो आप पार्ट खा रहे होते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, वो आपका होता है मीजोकार्प। इस तरीके से आपका फ्रूट होता है। जो अंदर वाला जो गुठली होता है आप सोचते हो वही सीड है, लेकिन वो सीड नहीं होता है, वो भी पार्ट होता है आपके फ्रूट का ही। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडोकार्प। ठीक है, और इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है सीड, जिसमें प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये हमारे जो फ्लैशी फ्रूट का एग्जाम्पल आपका हो गया मैंगो। ठीक है, मैंगो के साथ ही साथ एक और बात है जिसको जो आपका एक टर्म दी गई हुई है, ड्रूप फ्रूट। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि ड्रूप फ्रूट क्या होता है। ठीक है, तो दिया गया है आपका ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट का दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है आपका कोकोनट और एक है आपका मैंगो। ड्रूप फ्रूट, ठीक है, ड्रूप फ्रूट का जो डेफिनेशन है, ठीक है, ड्रूप फ्रूट का मीन्स होता है कि जिसके अंदर जो आपका फ्लैशी फ्रूट होता है, ठीक है, फ्लैशी फ्रूट, ठीक है, होता है, उसके अंदर प्रेजेंट इंडोकार्प स्टोनी, एक मिनट रुक जाओ, प्रेजेंट आपका स्टोनी इंडोकार्प। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा फ्लैशी वाला पार्ट, और क्या प्रेजेंट होगा, और आपका प्रेजेंट होगा स्टोनी इंडोकार्प। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ड्रूप फ्रूट। ठीक है, वो फ्रूट कैसा होना चाहिए, आपका फ्लैशी फ्रूट होना चाहिए,
और आप उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा इंडोकार्प, जो बाहर की जो ओवरी वाला पार्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टोनी होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, इंडोकार्प अगर आपका प्रेजेंट है स्टोनी और आपका वो फ्लैशी फ्रूट है तो वो आपका कहलाता है ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट में ये पूछा, मतलब एनसीईआरटी में दिया है कि ड्रूप फ्रूट क्या होता है, तो ड्रूप फ्रूट वो होता है जो आपके फ्लैशी वाले पार्ट हो और जो आपका जो इंडोस्पर्म है वो स्टोनी हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका ड्रूप फ्रूट कहलाता है। ड्रूप फ्रूट के आपके दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक आपका मैंगो जिसका मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया कि जो उसका जो इंडोकार्प होता है, जो ओवरी के वो जो बाहर वाला जो जिसका लास्ट स्ट्रक्चर इंडोकार्प वाला होता है वो आपका कैसा है, स्टोनी है, हार्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंगो भी आपका क्या है, ड्रूप फ्रूट है। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए सुपीरियर ओवरी से। ठीक है, सुपीरियर ओवरी होना चाहिए और मोनोकार्पेलरी होना चाहिए, मोनोकार्पेलरी। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन इसमें प्रेजेंट है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ड्रूप फ्रूट कहलाएगा। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, मोनोकार्पेलरी। ठीक है, तो कैसा क्या होना चाहिए, जो जब आपका फ्लैशी फ्रूट में आपकी जो इंडोकार्प है वो स्ट्रक्चर वो हार्ड होना चाहिए, स्टोनी होना चाहिए, और जो उसकी ओवरी है वो सुपीरियर होना चाहिए और मोनोकार्पेलरी होना चाहिए, तो ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं, ड्रूप फ्रूट कहलाते हैं। अब क्या ये सुपीरियर ओवरी और ये मोनोकार्पेलरी क्या है, इंडोकार्प तो मैंने आपको समझाया कि जो ओव्यूल जो आपकी ओवरी का 3 पार्ट है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। ठीक है, या फिर एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है वो आपको क्या कहलाता है, इंडोकार्प कहलाता है। ठीक है, ओवरी का जब ओवरी का जब भी फ्रूट होता है तो उसमें भी लेयर्स होती हैं, छिलके वाला काप आपका एपिकार्प, बीच वाला जो आप खाते हो मेसोकार्प और अंदर वाला आपका इंडोकार्प। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये क्या है, ओवरी फ्रूट का ही 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम दिया गया है। वही उसी में से एक फ्रूट के जो स्ट्रक्चर का लास्ट वाली लेयर है वो क्या है, इंडोकार्प होती है। इंडोकार्प तो समझ में आया आपको। उसके बाद सुपीरियर ओवरी क्या है, जब मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझाया था तो उसमें आपको बताया था कि फ्लावर में 4 वोल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 4 वोल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से इम्पॉर्टेंट 2 होता है। वो 4 वोल्स मतलब मैंने बताया थे कि पंखुड़ियाँ, जो कली का नीचे वाला पार्ट होता है वो, एंडोशियम और गायनोशियम। एंडोशियम जो मेल वाला पार्ट आपका रिप्रोडक्टिव और गायनोशियम फीमेल वाला। गायनोशियम में क्या प्रेजेंट थी, आपकी ओवरी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो जब आपकी ओवरी, ठीक है, जब आपकी ओवरी ये जो आपका एंथर था, मेल वाला पार्ट था, ठीक है, आपका, ठीक है, पेटल है, ये सब आपका नीचे हो और आपकी ओवरी ऊपर प्रेजेंट हो, तो ऐसे वाली ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। यानी कि जब आपके बाकी के वोल्स, एक वोल्स गायनोशियम है, बाकी के 3 वोल्स ओवरी के अगर नीचे प्रेजेंट हैं, ओवरी ऊपर है, बाकी की जो तीनों सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम नीचे प्रेजेंट हैं और ओवरी की जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर में है, तो ऐसी ओवरी कहलाती है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी, ठीक है, नीचे प्रेजेंट होंगे तो इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, तो इस तरीके, और एक ये टर्म है मोनोकार्पेलरी। मोनो की मतलब एक और कार्पेल का मतलब इसी वाले जो आपका फीमेल वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल बोलते हैं या फिर बोलते हैं पिस्टल। ये सब पहले बात हमने की हुई है। तो ये अगर ओवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्लावर में ज़रूरी नहीं है कि एक ही ओवरी प्रेजेंट हो सकता है कि एक से ज़्यादा ओवरी प्रेजेंट हो। तो आपको ड्रूप फ्रूट होने के लिए आपके फ्रूट में सिर्फ एक ओवरी प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, ड्रूप फ्रूट बोलेंगे, जिसमें एक ओवरी प्रेजेंट होनी चाहिए, ऊपर से सुपीरियर होनी चाहिए और उसका इंडोकार्प कैसा होना चाहिए, स्टोनी होना चाहिए। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब आप जो आपका जैसे ओवरी आपकी एक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी फ्रूट में ओवरी एक है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप फ्रूट, जितनी आपकी ओवरी होगी उतने आपके ओव्यूल होंगे ना। ऐसा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ
कि जब आप ओवरी है, ओवरी वाला बाहर वाला पार्ट बन गया फ्रूट, अंदर वाला बन गया सीड। अब अगर ओवरी यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक ही आपका ओव्यूल होगा। अब एक ओव्यूल है, ओव्यूल किस में बदलने वाला है? सीड में। अगर किसी फ्रूट में सिर्फ एक सीड निकलता है तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि वो मोनोकार्पेलरी प्लांट है। ठीक है, अब एक ही ओवरी है आपका और यहाँ पर आपका ढेर सारा, मतलब एक ही ओव्यूल है, एक ओवरी है और उसमें एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, और सीड कितना बनेगा? सिर्फ एक बनेगा। मैंगो में कितने सीड होते हैं? एक ही गुठली निकलती है, एक ही गुठली के अंदर आपका अंदर एम्ब्रियो होता है, सीड प्रेजेंट होता है। और आपके और भी ऐसे वो है, जैसे आपका लीची वाला प्लांट है, लीची वाले प्लांट भी ऊपर का फ्लैशी होता है, अंदर का जो बीज होता है वो एक ही होता है। यानी कि जिस फ्रूट के अंदर सिर्फ एक बीज मिलेगा तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्लांट मोनोकार्पेलरी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट था और एक ही बीज निकला है। ठीक है, ये जब कन्वर्ट होगा बीज में, फ्रूट में, अगर और पपीता काटेंगे तो उसमें कितनी सारी बीज निकलती है ना, पपाया में कितनी सारी बीजेस होती हैं, और भी ऐसे प्लांट्स है, ऑरेंज है उसमें भी बहुत सारी बीजेस होती हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले में आपका क्या कहलाएगा? मल्टी कार्पेलरी कहलाएगा, जिसमें कि बहुत सारी ओवरी प्रेजेंट थी, बहुत सारे सीड बन गए। जिसमें सिर्फ एक सीड बन रहा है, एक ही ओवरी प्रेजेंट है, वो आपका कहलाता है मोनोकार्पेलरी। अब आप ये दोनों टर्म समझ गए होंगे ना, सुपरियर ओवरी यानी कि जो तीनों बोल्स है वो नीचे प्रेजेंट होगा, बाकी एक जो ओवरी वाला है वो ऊपर प्रेजेंट होगा। और मोनोकार्पेलरी यानी कि जिसमें सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट और सिर्फ एक सीड बने, वो आपका क्या कहलाएगा? मोनोकार्पेलरी कहलाएगा। ठीक है, और ये सब जो तीनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो आपका कहलाएगा ड्रूप फ्रूट। ठीक है, जिसका इंडोकार्प कैसा हो? स्टोनी हो, वो कैसा हो? सुपरियर ओवरी का हो, और आपका मोनोकार्पेलरी हो, वो कहलाएगा आपका ड्रूप फ्रूट। ठीक है, मैंगो के बारे में मैंने बता दिया। अब एक हम कोकोनट के बारे में भी बता देते हैं कि कोकोनट का जो इंडोकार्प होता है वो भी कैसा होता है? हार्ड होता है। कोकोनट में हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार और बता देते हैं कोकोनट के बारे में। ठीक है, कोकोनट में आपका इंडोस्पर्म बचा भी रह जाता है, ये वाली बात था ना, तो ये कैसा होगा? ये एल्ब्यूमिनस होगा। इसमें आपका जो इंडोस्पर्म वाला पार्ट है वो बच जाता है, इसलिए ये कैसा होगा? ये होगा एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका इंडोकार्प बच जाता है। ये आपका ब्राउन वाला पार्ट जिसमें ऐसे ऐसे धागे होते हैं, जो बाहर का हार्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो इसमें भी क्या है? इसमें भी आपका जो आपका इंडोकार्प है वो कैसे रहने वाला है? वो आपका स्टोनी रहने वाला है। ठीक है, आपका बाहर अगर जब हम किसी नारियल जब हम देखते हैं ना, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, ग्रीन, वही इसका फ्रूट होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बना लें, इसके ऊपर वाला पार्ट भी, इसके ऊपर जब नारियल को तोड़ते हैं, जब हम पेड़ से तोड़ते हैं तो वो कैसे होता है? जैसे हरा हरा स्ट्रक्चर ऊपर से चढ़ा होता है ना, फिर उसके अंदर एक और पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर एक और जो कार्नेल जिसको हम बोलते हैं वो भी भरा होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके जिसको जब आप हरे वाले पार्ट को काटोगे, हरे वाले पार्ट को काटने के बाद आपका ये कुछ ब्राउन वाला स्ट्रक्चर जैसा रेशा रेशा वाला दिखता है ना, ऐसा, जिसको पहले आप छीलोगे। याद है पहले क्या होता है? नारियल को जब तोड़ोगे तो वो ग्रीन कलर का पार्ट रहेगा, जब उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर आपका एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप छीलते हो। छीलने के बाद ये आपका ऐसे ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है, डार्क ब्राउन। उसके बाद उसमें नारियल निकलता है जिसको फिर आप फोड़ते हो ना, उसके बाद फिर आप उसको फोड़ोगे, जैसे मंदिर वगैरह में चढ़ाते हैं तो वही मिलता है ना। जब उसको डालते हो तो उसका जो ऊपर का जो हार्ड स्ट्रक्चर ब्राउन वाला होता है वही हमारा क्या होता है? इंडोकार्प होता है। और ये हमारा क्या है? हमारा इपीकार्प है। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? मीजोकार्प है, जो फाइबर वाला पार्ट होता है। और लास्ट वाला ये हमारा क्या है? इंडोकार्प है। अब इसमें जो हम खाते हैं, ठीक है, इसमें हम इसका फ्रूट नहीं खाते, हम इसके सीड खाते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट होता है जो होता है एडिबल वाला पार्ट, वो क्या होता है? वो होता है हमारा सेलुलर इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म।
ठीक है, और इसके अंदर भरा होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब हम ये सब पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में भी बात की थी कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिसमें ये सब बच जाएगा। तो उसमें से एक हमारा एग्जाम्पल है कोकोनट का भी, जिसमें आपका एंडोस्पर्म बच जाएगा और आपका कहलाएगा एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये भी सारी चीज़ फॉलो करेगा। ये आपका मोनोकार्पेलरी होगा, इसका जो इंडोकार्प है वो कैसा है, स्टोनी है, और ये कैसा है, मल्टीकार्पेलरी मोनोकार्पेलरी है। ठीक है, इसमें एक ही सीड पाया जाएगा, जो आप ऊपर वाइट वाला पार्ट खाते हो ये आपका क्या है, सीड वाला ही पार्ट है, सेलुलर एंडोस्पर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्रूट वाला जो हमारा डू फ्रूट था वो वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्म की। जैसे कि हम बात हमने की थी कि जो डाइकोट वाले प्लांट्स होंगे उसमें सारा का सारा एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने मोनोकॉट की बात की कि उसमें कुछ एंडोस्पर्म बच जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ऐसे भी फ्रूट हैं, जब फ्रूट बन जाते हैं तो ऐसे भी कोई फ्रूट है जिसमें हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट ही बच जाएगा। मतलब समझ पा रहे न्यूक्लियस? पहले के लेक्चर अगर लगाते हुए आ रहे होंगे तो याद है न्यूक्लियस नाम का कुछ चीज़ पढ़ाया था मैम ने। न्यूक्लियस हमारा कहाँ था, जब हमारा एम्ब्रियो सैक डेवलप कर रहा था, जब आपका डेवलप कर रहा था फीमेल गेमीट, मैं अगर आपको बताऊं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल में आपका क्या प्रेजेंट था, सिर्फ एक आपकी प्रेजेंट थी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी जिसको हम बोलते थे, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट थी सिर्फ एक, और बाकी की सारी सेल क्या थी, न्यूक्लियस थी। बाकी की सारी सेल क्या थी, न्यूक्लियस थी। और ये भी न्यूक्लियस क्या काम करता था, न्यूट्रिशन का, और उससे आपकी जो पॉलन मदर सेल है वो आपकी डेवलप हो जाती थी। फिर आपके माइटोसिस की थी, माइटोसिस करने के बाद ये जो सेल थी वो 4 सेल बनाई थी। ठीक है, मियोसिस की थी। फिर उसके बाद आपकी मदर पॉलन जो आपकी जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, फीमेल गैमेट बनाने की जब बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बात किया था कि उसमें सिर्फ एक सेल तैयार होगी मदर सेल बनने के लिए, वो मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। ठीक है, वो करेगी आपका माइटोसिस करके वो मियोसिस करके वो आपकी 4 सेल बनाएगी। मियोसिस क्या होता है, जब एक सेल से 4 सेल बनते हैं तो वो मियोसिस कहलाता है। मियोसिस में भी 3 सेल आपकी क्या हो जाती थी, डीजेनरेट हो जाती थी, और आपकी बन जाती थी, एक ही बचती थी आपकी फंक्शनल सेल। इसके डेवलपमेंट में, ठीक है, इसी फंक्शनल सेल के डेवलपमेंट में आपका जो पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस वाला पार्ट था वो ख़त्म हो जाता था। कौन सा पार्ट, न्यूक्लियस। जो मैंने बोला था आपको कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में कंफ्यूज मत होना। शायद तीसरा या चौथा लेक्चर में हमने ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल में करी हुई है, जब हम गैमेटोफाइट ढूंढ रहे थे, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पर सोचो कब का न्यूक्लियस ख़त्म हो जाना चाहिए था। अभी तो यहाँ पे फीमेल गैमेट भी नहीं बना है, लेकिन नेचर है ना, नेचर में कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, नेचर है भाई, एक्सेप्शन पाए जाएंगे तो वो हमें गिवन है टर्म। अब गिवन है टर्म तो हमको उसको जानना पड़ेगा कि वो क्या है। ठीक है, तो एक टर्म ऐसी आपके फ्रूट में आती है जिसका नाम होता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, ठीक है, एक फ्रूट में आपके ये टर्म है पेरिस्पर्म टाइप का, ये आपके सीड वाले पार्ट का ही है। ठीक है, ठीक है, ये जो पेरिस्पर्म होता है ये आपके सीड वाले पार्ट का ही है, फ्रूट में नहीं है, सीड में ही आता है, सीड वाले पार्ट का है ये पेरिस्पर्म वाला जो आपका टर्म है। पेरिस्पर्म में क्या होता है कि जो आपका सीड बनता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे थे अभी, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे ओव्यूल का। ठीक है, ये बात किसकी थी, ओव्यूल की थी। ओव्यूल में ही हम जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल था वो प्रेजेंट था। ठीक है, ये सब हमारा किसका स्ट्रक्चर था, ये सब हमारा ऐसे कुछ था ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था, और ये सारी जो चीज़ें हो रही थी वो इसी में हो रही थी। ये सब हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर, ये सब जो काम हो रहा था वो ओव्यूल में हो रहा था।
ठीक है। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ठीक है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। तो ये जो पेरिस्पर्म वाला पार्ट है वो किसका है? सीड का ही है। पेरिस्पर्म में क्या होता है कि जब सीड बन रहा होता है तो न्यूक्लियस कब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी किसी सीड में न्यूक्लियस भी बच जाता है। ठीक है, तो पेरिस्पर्म का जो डेफिनेशन होगा तो वो होगा सीड in which nucleus present, these seeds called पेरिस्पर्म। ठीक है, ऐसे सीड जिनमें आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट बचा रह जाए। ठीक है, जो आपका जब आपकी फंक्शनल सेल, जब आपकी मदर सेल में जो आपकी फंक्शनल सेल बनी थी उसका डेवलपमेंट करने में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है कि वो न्यूक्लियस बच जाता है, जिस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूक्लियस बच जाता है। तो ऐसे सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्म सीड्स। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई पेरिस्पर्म सीड क्या होता है, तो आप बताओगे कि ऐसे सीड, ठीक है, ऐसे सीड जिसके डेवलपमेंट होने के बाद न्यूक्लियस का कुछ पार्ट बच जाए, तो ऐसे सीड को क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आपका होता है ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर जो आपकी काली मिर्च होती है वो, ठीक है, आपका ये इसका एग्जाम्पल होती है। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट जिसके पास, ठीक है, जिसके पास आपका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो बचा रह जाए, तो वो क्या कहलाती है? आपकी पेरिस्पर्म वो टर्म कहलाती है, और उसका एग्जाम्पल है आपका ब्लैक पेपर। ठीक है, अगर ये पूछे कि ब्लैक पेपर कैसा सीड है, क्या है, तो वो बताना पड़ता है कि भाई इसमें न्यूक्लियस का कुछ भाग बचा रह जाता है एक्सेप्शनली। तो देखो, जो चीज़ एक्सेप्शन होती है वो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें इस टर्म को भी ध्यान रखना है कि पेरिस्पर्म क्या होता है। पेरिस्पर्म में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो बचा रह जाता है, और न्यूक्लियस कहाँ था? न्यूक्लियस कहाँ खत्म हो जाना चाहिए था? जब हमारी फीमेल गैमीट बन रही थी तभी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब सीड बनने के बाद भी बचा रह जा रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इसलिए हमें क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट न्यूक्लियस बच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक पेपर। ठीक है, चलो अब आगे देखें। ये आपका सीड वाला एक टर्म रह गया था, एक्सेप्शन था, इसलिए इसको यहाँ पे बताना पड़ा। उसके बाद अब हमारा रह गया है पार्थेनोकार्पिक, और आपका फिर लास्ट रह जाएगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पार्थेनोकार्पिक के बारे में। एक फ्रूट में भी एक्सेप्शन होता है, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम जान रहे हैं कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा तभी ये सारी प्रोसेस होगी कि आपकी जो ओवरी वाला पार्ट है वो आपका कन्वर्ट होगा फ्रूट में, और आपका जो ओव्यूल वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। यही हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्लांट में यही होता है कि ओवरी आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बनने के बाद जब आपका सीड बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो साथ ही साथ आपकी ओवरी फ्रूट बना लेती है। लेकिन एक और एक्सेप्शन है पार्थेनोकार्पी। ये क्या है? ठीक है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो? फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, these fruit called parthenocarpic fruit,
मतलब देखो ये कैसा एक्सेप्शन है। अभी तक चैप्टर ही पढ़ लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, यही होगा तब फ्रूट बनेगा, पढ़ते ही चले आ रहे हैं। लेकिन लास्ट में कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हर चीज़ के हमें प्लांट के बताए गए हैं कि ऐसा नहीं होता है कि फर्टिलाइजेशन हो तब। कुछ फ्रूट ऐसे भी हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बना लेते हैं, लेकिन कुछ जो कि गिने जा सकते हैं, वेरी फ्यू। दुनिया भर में इतने सारे फ्रूट हैं, उन सब में फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपकी ओव्यूल सीड और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। लेकिन कुछ ऐसे कुछ होते हैं ना भाई, दुनिया में भी तो कुछ होते ही एक्सेप्शन ना, जो कि जिनको रूल फॉलो नहीं करना होता, जिनको थ्योरी फॉलो नहीं करनी होती, वो कुछ अलग ही करने वाले होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये भी कुछ प्लांट्स है, बोले कि हमको फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, हमको बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन कर देना है। तो ऐसे फ्रूट में क्या होगा, वो ऐसे फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, सीडलेस। अब आप ही बताओ, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, अब जैसे जैसे ओव्यूल जो वाला पार्ट है वो आपका सीड में कन्वर्ट होता रहता है, वैसे वैसे आपका ओवरी वाला पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता रहता है। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, जब आपका जाइगोट ही नहीं बना, तो आपका सीड बनेगा कैसे? क्योंकि सीड ही तो वो प्रोडक्ट है ना जिससे आगे जनरेशन बढ़ेगी, और वो कब बनेगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं बना, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ और फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे फ्रूट कैसे होंगे, सीडलेस होंगे, ठीक है। ऐसे फ्रूट में सीड नहीं पाया जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल होता है बनाना। बनाना जो आपका होता है वो कैसा होता है, सीडलेस प्लांट होता है, उसमें सीड नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने बनाना देखा होगा कि बनाना जो डेवलप करता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा है कि प्लांट के किसी भी भाग से, ठीक है, स्टेम से, ब्रांच से, उसके राइजोम वाले पार्ट से, बर्ड से, किसी भी प्लांट के पार्ट से अगर आपका दूसरा नया प्लांट डेवलप कर जाता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वही रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमारा बनाना भी करता है, और आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन ही आपका फ्रूट डेवलप कर देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर बनाने में होती है, और यहाँ पर डेवलप कर जाता है आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट, ठीक है, रिप्रोडक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अभी तक हमने ऐसा एक्सेप्शंस कितने पढ़ लिए, हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े। एक आपका पढ़ा आपने पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या था कि सीड बनने में न्यूक्लियस वाला पार्ट जो खत्म हो जाना चाहिए था, बट कुछ न्यूक्लियस वाले पार्ट बच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे सीड हमारे क्या कहलाते हैं, पेरिस्पर्म कहलाते हैं, और इसका एग्जाम्पल था ब्लैक पेपर। फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके चैप्टर के मोटिव को ही खत्म कर दिया, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बना दिया। बट ऐसे फ्रूट में आपके सीड प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये आपका यहाँ पर फ्रूट वाला पार्ट भी खत्म होता है। फ्रूट वाले पार्ट में हमने क्या क्या देखा, ठीक है। फ्रूट वाले पार्ट में हमने देखा आपका ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। आपका हमने देखा कहाँ तक आ गए, कुछ ज़्यादा पढ़ लिया। फ्रूट वाले पार्ट में हमने देखा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप करते हैं, फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो कि अदर दैन ओवरी वाले पार्ट से अगर डेवलप कर गए तो वो कहलाएंगे फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। उसके बाद हमने फ्लैशी फ्रूट देखे। फ्लैशी फ्रूट में जो आप पार्ट खाते हो जो कि फ्लैशी वाला होता है, जिसका पेरिकाप कैसा होता है, ये आपका ईपिकाप होगा, ठीक है, ये आपका ईपिकाप होगा, ये आपका क्या होगा, ईपिकाप। आगे मैंने बताया है ईपिकाप है, मीजोकाप है, इंडोकाप है, ये आपका तीनों मिलाकर क्या बनता है, पेरिकाप। और पेरिकाप कैसा होना चाहिए, आपका थिक और जूसी होना चाहिए। तो ऐसे फ्रूट आप पे क्या कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट आपका आ जाता है आपका सिट्रस वाले। सिट्रस में आपका सब ले लो, जैसे कि नारंगी है, लेमन है, ये सब जो पार्ट है सिट्रस वाला पार्ट है, इसका जो आपका ओवरी वाला वॉल होगा वो थिन होगा, ठीक है। वो किस में आ जाएंगे, आपके ड्राई फ्रूट में आ जाएंगे। उसके बाद आपका ये स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलो डिलीट वाला तो नहीं है, बाद में देख लेंगे इसको हम, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा ड्रू फ्रूट के बाद, नहीं एक और था, नहीं ये हो गया ड्रू फ्रूट पढ़े। ड्रू फ्रूट में हमने क्या पढ़ा
कि ऐसे फ्रूट जिनमें जिसका जो एंडोकार्प होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टोनी होना चाहिए और सुपरियर ओवरी होना चाहिए, मोनोकार्पिलरी होना चाहिए। ऐसे फ्रूट क्या कहलाएंगे, आपके फ्लैशी फ्रूट कहलाएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल देखा हमने कौन कौन सा, एक देखा हमने कोकोनट का और एक देखा हमने मैंगो का। ठीक है, मैंगो एंड कोकोनट ये आपके क्या होते हैं, ड्रू फ्रूट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक पेरिस्पर्म वाला टॉपिक, ठीक है, पेरिस्पर्म वाला टॉपिक देखा क्या होता है, ऐसे सीड्स जो कि न्यूक्लियस बचा रह जाए और वो सीड बन जाए तो वो कहलाता है पेरिस्पर्म। ये एक्सेप्शन था सीड वाले पार्ट का। उसके बाद हमने पढ़ा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी और ये भी एक एक्सेप्शन था। यहाँ पर आपका एंड होता है फ्रूट वाला पार्ट। अब सिर्फ एक पार्ट लास्ट रह गया है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन ही है। ठीक है, बस ये पढ़ करके हमारा ये जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर और आज के दिन का ये लास्ट टॉपिक एपोमिक्सिस, ठीक है, और आपका पॉली एम्ब्रियोनी, या फिर एंड ना करो, चलो कर लो, अच्छा, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी इन सीड्स। ठीक है, एपोमिक्सिस, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं। एपोमिक्सिस में जो आपकी सीड होती है, ठीक है, एपोमिक्सिस में जो आपकी सीड होती है वो आपका बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है। ठीक है, अभी तो हमने फ्रूट देखा था कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया था, उसमें सीड ही नहीं था। अब कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पूरा इसको लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, this process called, this process term as apomixis, term as apomixis। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर यही था, बाहर वाला इंटीगमेंट वो वाला पूरा पार्ट, ओव्यूल तो पूरा पढ़ते आए हैं अभी तक हम। ठीक है, ये जो आपका ओव्यूल वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसमें जो आपका यहाँ पे जो आपका सेल होता है, ठीक है, एग सेल, ठीक है, एग सेल कैसे बनता था याद है, एग सेल कैसे बना था, जैसे अभी हमने ये वाला जो बात किया था यहाँ पर, ये वाला, इसमें हमने बात किया था कि ये एक सेल क्या रहता था फंक्शनल रह जाता था। ठीक है, अब यही सेल ग्रो करके, यही सेल जब ग्रो करता था ये वाला माइटोसिस करता था 3 बार, और 3 बार माइटोसिस करके ये बनाता था यहाँ पे सिनर्जिड, ये एग सेल, ये पोलर सेल और ये एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये जो फंक्शनल सेल है वो 3 बार माइटोसिस करता था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 बार माइटोसिस करके ये कुछ 8 सेल इस तरीके से बनाता था। और यहाँ पर आपका हैप्लॉइड, मैंने बताया था जो भी मेल गैमीट हो, जो भी गेमीट होते हैं वो उसकी प्लॉइडी हमेशा कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। और इससे जब आकर के मेल गैमीट मिलता था तो ये बन जाता था डिप्लॉइड स्ट्रक्चर और बन जाता था जाइगोट, T1 बन जाता था और बन जाता था जाइगोट। यही जो आपकी नॉर्मल प्रोसेस होती है वो होती है। फिर सेकेंड मेल गैमीट आकर के इससे फ्यूज़ करता था और इससे कर देता था, आपको बना देता था आपका PEN, जिससे कि फिर ये न्यूट्रिशन लेकर के आपका जाइगोट बड़ा होता था। यही प्रोसेस हम यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन में ये आपका हो जाता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के,
ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के आपकी क्या बन गई है, सीड। बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब बिना मेल गैमीट के फ्यूज हुए एग के साथ एग हमारा बन जाता है डिप्लॉइड। कुछ ऐसे होते हैं ना जो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं ना, सेम प्रोसीजर फॉलो करते करते थक जाते हैं, बोलते हैं कि हमें कुछ अलग करना है। तो इस तरीके से जो आपका ये एग है वो थोड़ा सा बदमाशी करके भाई ये बन जाता है 2n। अपने आप को ही क्या बोलने लगता है कि हम 2n हैं, ठीक है, हम माइटोसिस से बने हैं और भाई हम 2n हैं और हम ही बिना फर्टिलाइजेशन के ये सीड बना देंगे, हमको मेल गैमेट की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी फीमेल्स भी आजकल होने लगी है ना जो इंडिपेंडेंट हो जाती, तो क्या कहती हैं, अब हमको शादी वादी नहीं करना, अब हम अकेले काफ़ी है, हम अकेले सब कर लेंगे अकेले। उसी तरीके से ये भी क्या बना लेता है, अपने आप को समझने लगता है जाइगोट की तरह और डेवलप कर जाता है, बिना फर्टिलाइज हुए ही जाइगोट डेवलप कर जाता है आपके सीड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सीज, ठीक है, एपोमिक्सीज। जब आपका ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सीज, ठीक है। अब आपकी क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी ये टर्म क्या होती है, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा किसी एक ही ओव्यूल में। तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ऐसे टर्म को बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। कैसे होगा, आपका जो आपने देखा था कि ऐसे एम्ब्रियो एक सैक होता था, ठीक है, ठीक है, आपका ये पूरा ऐसे अंदर वाला एम्ब्रियो सैक होता था। जब ये वाली स्टेज आ जाती थी हमारी, ठीक है, जब हमारी ये वाली स्टेज आ जाती थी तो हम इसको एम्ब्रियो सैक बोलने लगते थे। अब हम इसको ओव्यूल नहीं बोलते थे, अब हम इसको एम्ब्रियो सैक बोलने लगते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका बन जाता था क्या बन जाता था, आपका एग वाला सेल होता था, ठीक है। यहाँ पर आपका एग प्रेजेंट था, ये सिनर्जिड वगैरह प्रेजेंट था और बीच में आपका ये सब होता था, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई वगैरह होता था। अब ये जो एम्ब्रियो वाला सेल है, ठीक है, जो बाहर से आपका एम्ब्रियो वाला सेल है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम एक सेल से कुछ नहीं होगा, हम बहुत सारा यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी में हमें क्या याद रखना है, हमें सिंपल से इतना याद रखना है, ऐसे सीड्स, ठीक है, ऐसे सीड जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, एम्ब्रियोनी कहलाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर करना समझ में आया तो कोई बात नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा, ठीक है, कि इन विच सीड्स प्रेजेंट more than one embryo, more than one embryo, ठीक है, more than one embryo present, हो गया ना, present one then these term called polyembryony, called polyembryony। आपने देखा होगा ओनियन में जो उसका न्यूक्लियस होता है, जो आप ऊपर वाला पार्ट जब काटते हो तो उसमें देखा होगा बहुत सारे वाइट वाले होते हैं ना। आपका जो ओनियन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसा घटिया सा बना है, ठीक है, ओनियन वाला जो आपका स्ट्रक्चर होता है ऊपर वाला, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा वाइट वाइट दिखता है, ठीक है, और आपका ऐसे ओनियन वाला पार्ट होता है। तो ये आपके जो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, यही कंडीशन क्या कहलाती है, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है।
अब आप हर एक टर्म को जानते हो कि हर एक टर्म क्या होती है। अभी तक हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़े। पहला हमने पढ़ा पार्थेनोकार्पी, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? जो न्यूक्लियस वाला पार्ट सीड में बचा रह जाए तो वो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पार्थेनोकार्पी के बारे में। पार्थेनोकार्पी क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना, वो क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, फ्रूट वाला क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी। ठीक है, और आपका सीड वाला क्या कहलाता है? एपोमिक्सीज। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो वो कहलाता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट, और विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर आपका सीड बन रहा है तो आपको क्या कहलाता है? एपोमिक्सीज। अब पॉलीएम्ब्रियोनी क्या था? पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब किसी भी सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना। अब मान लो ओव्यूल एक ही है, उसमें एक ही एम्ब्रियो बन सकता था ना, एक ही एम्ब्रियो बनेगा फिर वही डेवलप करेगा। बट कुछ ऐसा हो जाए कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए किसी सेल की वजह से, कोई एम्ब्रियो बोले कि हम एक नहीं रहेंगे, हम भी डेवलप करके एक से ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हो जाता है आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। और पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है आपका ओनियन। तो आज आपका ये चैप्टर जो होता है फिनिश। ठीक है, हमने ये कोशिश की कि एनसीईआरटी की हर लाइन आपको आपको एक बार पढ़ा दी जाए, हर टर्म आपको इंट्रोड्यूस करा दी जाए। तो आशा है कि आपको ये सारे चैप्टर में हर चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का 5वां या 6वां लेक्चर है। इस 6 लेक्चर में हमने पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही डिटेल में। ठीक है, आप शुरू से पढ़ते आइए। अगर आपको कोई भी किसी भी टर्म में दिक्कत है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आपको उसको डिफाइन कर दिया जाएगा, उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अब आप देखिए क्लास 12th में आ गए, अब ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक का आपको प्रॉपर नोट्स दिख के मिलेगा। अब आपका काम ये होना चाहिए कि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लैंग्वेज में लिखने आना चाहिए। बायोलॉजी में अगर आप लिख करके आते हो, फिगर बना करके आते हो, तो आपको किसमें नंबर ज़्यादा मिलेगा? आप क्लास 10 से ये बात पढ़ते आ रहे हो कि बायोलॉजी में थ्योरी काम ज़्यादा नहीं आती, फिगर ज़्यादा काम आते हैं। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देते हो, उसकी प्रॉपर नेमिंग कर देते हो, तो आपको उस पर फुल मार्क्स मिलेगा। बट आप थ्योरी लिखोगे तो भी आप पे कुछ मार्क्स कटेंगे ही। तो बायोलॉजी में आपका फिगर जो स्ट्रक्चर वाला जो आपका काम है वो अच्छा होना चाहिए, और आपको आपकी हर स्ट्रक्चर और हर टर्म क्लियर होनी चाहिए कि इसका काम इंडिविजुअल होता क्या है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आपको हर चीज़ अच्छे से समझाने की। ठीक है, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपका सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर और आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, और ये चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए, इसको रिवाइज करते रहिएगा। चलिए, गुड बाय।